नमस्कार। अभी तक आपने कक्षा 8 संस्कृत के पाठ 11 सुने। आज है पाठ 12 और शीर्षक है महाकवि कालिदास। तो कालिदास ये संस्कृत के महान विद्वान थे, लेकिन प्रारंभ में महामूर्ख थे। इनको ज्ञान कहाँ से मिला? इनकी पत्नी ने, क्योंकि ये जिस डाली पर, पेड़ की जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो कुछ पंडितों ने जाकर सोचा कि विद्वोत्मा जो सबको अपने आप विद्वान समझती थी, बोले शास्त्रार्थ करा दिया जाए। वो उसको ले गए और उन्होंने उससे कहा कि बिल्कुल मौन रहना, कुछ नहीं कहना आप। बोले तो ठीक है। सभा में विद्वोत्मा को बुलाया गया शास्त्रार्थ के लिए। एक तरफ कालिदास जी बैठ गए, दूसरी तरफ विद्वोत्मा। शास्त्रार्थ हुआ। उसने एक उंगली उठाई। कालिदास ने सोचा ये कह रही है एक आंखें फोड़ देगी। मूर्ख तो थे ही, उन्होंने फौरन 2 उंगली उठाई। बोले तुम एक फोड़ोगे तो हम 2 फोड़ देंगे। तो विद्वोत्मा ने पूछा ये क्या कह रहा है? आपने कहा कि ब्रह्म एक है, लेकिन बोले वो कह रहा कि ब्रह्म और आत्मा दोनों मिलकर एक है। हाँ, बोले सही है। फिर उसने दिखाया हाथ, पंजा दिखाया। तो कालिदास ने समझा कि ये मुझे हाथ मारना चाहती है। तो कालिदास ने फौरन घूसा दिखा दिया। बोले हाथ मारा तो बोले हम घूसा मार देंगे। अब विद्वोत्मा ने कहा ये क्या कह रहे हैं? वो तो मौन थे। तो पंडितों ने समझाया कि 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर है। 5 तत्व हैं, आपने बताया, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। तो वो कह रहे हैं कि इन सबसे मिलकर ये शरीर बना है, इसलिए आपको घूसा दिखाया। इस प्रकार शास्त्रार्थ में वो जीत गए। उनका विवाह विद्वोत्मा के साथ हो गया। लेकिन एक दिन जब उनके दरवाजे से ऊंट निकला तो वो उसे कहने लगे उठ उठ, यानी शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाए। तब उनको मालूम हुआ कि ये तो महान मूर्ख है। उन्होंने उसे घर से निकाल लिया। घर से निकलकर ये काली के मंदिर में गए। वहाँ उन्होंने कहा माँ ये प्रसन्न हो या मैं जीत चाहूँगा। तो काली माता ने प्रसन्न होकर इनको ज्ञान दिया। तब से ये महान कवि बने। अर्थात पुरुष की संरचना में उसकी वृद्धि करने में पत्नी सहायक होती है। इसका उदाहरण तुलसीदास भी है। तो आज हम कालिदास के बारे में पढ़ रहे हैं। कवि कुल गुरु महाकवि कालिदासस्य नाम केवलम भारतीय प्रसिद्धित अपितु समस्ते संसारे अस्य महति प्रसिद्धि। कवि कुल गुरु, कवियों में श्रेष्ठ महाकवि कालिदास का नाम केवल भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु समस्ते संसारे अस्य महति प्रसिद्धि। महति माने बड़ी, अस्य माने इनकी, बल्कि संपूर्ण संसार में इनकी बहुत ही प्रसिद्धि। केवल भारतवर्ष में ही नहीं ये विद्वान माने जाते, विदेशों में भी इनकी ख्याति है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं जिनकी रचना को पढ़कर लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये सब संस्कृत भाषा में किए हैं। अब संस्कृत भाषा का अनुवाद कई भाषाओं में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में हो गया है। उनको पढ़कर इनकी विशेषता को समझते हैं। इसी कारण कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास का जन्म भारत में हुआ। इन्होंने केवल भारत में ही प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की, बल्कि समस्त संसार में इनकी प्रसिद्धि फैली। कालिदास संस्कृत भाषाया कवि सम्राटो कथ्यते। कालिदास माने कालिदास को, संस्कृत भाषाया माने संस्कृत भाषा का, कवि सम्राट, कवियों में सर्वश्रेष्ठ या कवियों में राजा कथ्यते माने कहते हैं। कालिदास को संस्कृत भाषा में कवियों में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं या कवियों का सम्राट कहते हैं। ऐसा महान कवि कदा कुत्र क्या अभवत इति स्पष्टता को अपनी न जानाते। ऐसा माने इन, महान माने महान, कवि माने कवि, कदा माने कब, कुत्र माने कहाँ, क्या माने और, अभवत माने हुआ। इस महान कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ? क्योंकि ये बहुत पुराने हैं और प्राचीन काल में प्रथा थी कि कवि अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे। जैसा आजकल है कि वो आत्मकथा लिख देते हैं, अर्थात कब पैदा हुआ, कब मरे, इन्होंने कब किया। प्राचीन काल में ये विधा नहीं थी
वो स्वयं के बारे में लिखें, इसलिए इनके बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा महान कवि कदा कुत्र च अभवत् इति स्पष्टता कोऽपि न जानाति। इस महान कवि का जन्म कहाँ और कब हुआ, ये स्पष्टता को अपि न जानाति, कोई भी नहीं जानता। इन महान कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये स्पष्टता या ठीक प्रकार से कोई नहीं जानता। अर्थात कि जो इनका स्पष्ट जन्म और मृत्यु लिख सके, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं। केवल गणना के आधार पर, कि संस्कृत के उनके ग्रंथों के आधार पर ही इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कहा गया है। अर्थात इस महान कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं बता सकता। इतिहासस्य अनुसंधानेन ज्ञातम, इतिहास माने इतिहास के, अनुसंधानेन माने खोज करने पर, इतिहास की खोज करने पर ज्ञातम ज्ञात हुआ, यद अयम यह विक्रमादित्य के राजसभा के नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ माने सबसे श्रेष्ठ कवि थे। तो इस महान कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं। इतिहास के खोजों के द्वारा, इतिहासकारों की खोजों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि यह विक्रमादित्य के राज्यसभा के नवरत्नों में से सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इतिहासकारों की खोज से मालूम हुआ है कि यह विक्रमादित्य की राज्यसभा के नवरत्नों में से सबसे श्रेष्ठ कवि थे। अर्थात ये विक्रमादित्य के राजा के यहाँ कवि थे, नवरत्नों में से सर्वश्रेष्ठ थे। नवरत्न वैसी उपाधि है कि नवरत्न थे उनके, 9 कवि थे, उसमें ये कालिदास सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। आंग्ल देशवासिना तम द्वितीयम शेक्सपियर वदन्ति। आंग्ल देशवासिना माने अंग्रेजी देश के निवासी या इंग्लैंड देश के निवासी। तम माने उनको, द्वितीय माने दूसरा, शेक्सपियर वदन्ति माने कहते हैं। अंग्रेज देश के निवासी या इंग्लैंड देश के निवासी उनको दूसरा शेक्सपियर से कहते हैं। शेक्सपियर अंग्रेजी के नाटकों का सर्वश्रेष्ठ लेखक, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों के रचयिता अंग्रेजी में शेक्सपियर माने जाते हैं। और इसी कारण इंग्लैंड देश के निवासी तम द्वितीयम शेक्सपियर वदन्ति, उन्हें दूसरा शेक्सपियर कहते हैं। जैसे शेक्सपियर ने अंग्रेजी में अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, उसी प्रकार कालिदास ने भी संस्कृत भाषा में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखे। तो जर्मनी देशवासिनस्तु तम विश्व कविरेव कथयन्ति। जर्मनी देशवासिनस्तु, जर्मनी देश के निवासी, तम माने उनको, विश्व कविरेव कथयन्ति, संसार का कवि कहते हैं। जर्मनी देश के निवासी तो उन्हें विश्व कवि मानते हैं, अर्थात वो संसार के कवि, कोई एक क्षेत्र के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कवि रहे। देख लीजिए फिर, आंग्ल देश वासना तम द्वितीयम शेक्सपियर वदन्ति। इंग्लैंड देश के निवासी उन्हें दूसरा शेक्सपियर कहते हैं। जर्मनी देश वासनस्तु तम विश्व कविरेव कथयन्ति। जर्मनी देश के निवासी तो उन्हें संपूर्ण विश्व का कवि मानते हैं। जर्मनी देश के निवासी
तो उन्हें संपूर्ण विश्व का कवि मानते हैं। कथ्यते यदि कालिदासा बाल्यकाले मूर्खा आसीत्। कथ्यते कहा गया है कि कालिदासा माने कालिदास, बाल्यकाले माने बचपन से, मूर्खा माने मूर्ख, आसीत् माने थे। कहा जाता है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे, बाद में है वो विद्वान बने। तो कहा जाता है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। तस्य विवाह कैश्चित् पंडिते परम विदुषा विद्युतमया सह अकार्यत। तस्य विवाह माने, तस्य माने उनका, विवाह माने विवाह। कश्चित पंडित, किन्हीं पंडितों के द्वारा, परम विदुष्या महान विद्वान, विद्योतमया से विद्योत्मा के साथ, अकार्यत माने कराया। तो उनका विवाह किन्हीं पंडितों के द्वारा महान विद्वान विद्योत्मा के साथ कराया गया। वो तो देखिए महान मूर्ख थे, लेकिन पंडितों की कृपा से पंडितों ने सोचा ये इसको घमंड है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती, तो इसका विवाह ही हम मूर्ख के साथ कराएंगे। तो उन्होंने कालिदास से बड़ा मूर्ख कोई नहीं समझा और सभा में ले जाकर उसे शास्त्रार्थ कराया। केवल कालिदास को मौन रहने के लिए कहा गया। इस प्रकार शास्त्रार्थ में कालिदास जीत गए, क्योंकि सब अर्थ कौन समझा रहा था? पंडित। इस प्रकार उनका विवाह महान विद्वान विद्योत्मा के साथ हो गया। कालिदासा अचिंत्यत। कालिदासा माने कालिदास ने, अचिंत्यत माने सोचा। कालिदास ने सोचा, मम पत्नी विदुषी मूर्खस्य च अहम। मम पत्नी विदुषी, मेरी पत्नी तो विद्वान है, मूर्खस्य च अहम, और मैं मूर्ख हूँ। अब इन्हें कुछ मालूम हुआ, जैसे किसी की पत्नी यदि सरकारी नौकरी करती है और पति प्राइवेट करता है, तो वो समझता है कि मैं मूर्ख हूँ और मेरी पत्नी ज़्यादा होशियार है। तो इसी प्रकार उन्होंने सोचा, कालिदास ने सोचा, मेरी पत्नी तो बहुत विद्वान है, मूर्खश्च अहम, क्या माने और, अहम माने मैं, मूर्खा माने मूर्ख, और मैं महान मूर्ख हूँ। इति विचार्य स्वगृहाद बहिर्गच्छत। इति विचार माने ऐसा सोचकर, स्वगृहाद माने अपने घर से, बहिर्गच्छत बाहर चले गए। जब उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी बहुत ही विद्वान है और मैं मूर्ख हूँ, तो ऐसा सोचकर क्या हुआ? स्वगृहाद, वो अपने घर से बाहर चले गए। बोले काय? बोले हम टहलने जा रहे हैं, लौट के आएंगे या नहीं, इसकी कोई कथा। सह वाराणसीम अगच्छत। सह माने वह, वाराणसी माने बनारस, अगच्छत माने वह बनारस गए। अब वहाँ से निकलकर बनारस में गए, क्योंकि वहाँ आपको मालूम हो कि प्राचीन काल में काशी विद्यापीठ माना जाता था, अर्थात वहाँ विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, यानी सबसे उन्हीं कहाँ के पढ़े हो? काशी यू के। दो तीर्थ स्थल थे, प्रयागराज और काशी। तो काशी में वहाँ विद्वानों को भंडार माना जाता था। इसी कारण ये कालिदास घर से निकलकर कहाँ पहुँचे? वाराणसी। तत्र सह महाकाल्या प्रसादेन विदुषां च संगेन अल्पेनेव कालेन महान विद्वाना अभवत्। तत्र माने वहाँ, सह माने वह, महाकाल्या प्रसादेन, महान गुणों वाली काली देवी के प्रसाद से, यानी काली देवी की कृपा से, विदुषाम च संगेन, और विद्वानों के संग के कारण, यानी वहाँ पर रहकर काली देवी की कृपा से और विद्वानों के संग रहने से, अल्पेनेव कालेन महान विद्वाना अभवत्। अल्पेनेव माने थोड़े से समय में, अल्पेनेव कालेन थोड़े से समय में, महाना मान महान, विद्वाना मान विद्वान, अभवत् मान हुए।
तो और वहाँ पर महाकाली की कृपा और विद्वानों के संग के कारण थोड़े ही समय में वह महान विद्वान हुए। देखिए, मूर्ख थे, लेकिन बनारस में रहकर उन्होंने काली जी की सेवा की, तो उनकी कृपा से और विद्वानों के संग रहने से वो स्वयं विद्वान बन गए। ततः सः स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। ततः माने तब, सः माने वह, स्वगृहं माने अपने घर, प्रत्यागच्छत् माने लौटे। इसके पश्चात वह अपने घर लौटे। ततः सः स्वगृहं प्रत्यागच्छत्, तब वहां से वह अपने घर लौटे। गृहस्थ द्वारे स्थित्वा पत्नीम अवदत्। गृहस्थ माने घर के, द्वारे माने दरवाजे पर, स्थित्वा माने बैठने वाली, पत्नीम अवदत् पत्नी को देखकर बोले। यानी घर के दरवाजे पर उनकी पत्नी बैठी हुई थी, उसे देखकर वो क्या बोले? अनावृतम कपाटम द्वारे देहि इति श्रुत्वा विद्योत्मा उक्तवती। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, ये ढके हुए जो किवाड़ बंद हैं इनको आप खोल दीजिए। यह सुनकर विद्योत्मा उक्तवती, विद्योत्मा ने कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषा, क्या और भी कोई वाणी में विशेषता रह गई? यानी आप विद्वान बन चुके हैं और भी कोई कमी है? तत्श्रुत्वा कालिदासः एकेकैन पदेन त्रीण काव्यानि रचितवान्। तो अस्ति कश्चिद वाग विशेषा, क्या आपकी कोई वाणी की विशेषता है? अब वाणी की विशेषता बताने के लिए उन्हें कुछ रचना करनी थी। तत्श्रुत्वा, तद माने उसको, श्रुत्वा माने सुनकर, उसे सुनकर कालिदासः एकेकैन पदेन त्रीण काव्यानि रचितवान्। कालिदास ने एक एक करके, एकेकैन पदेन, एक एक पद के 3 काव्यों की रचना की। अर्थात उसे सुनकर कालिदास ने एक एक पदेन, एक एक पद के 3 काव्यों की रचना की। अस्ति इति शब्देन कुमार संभवम, कश्चित् इति शब्देन मेघदूतम खंडकाव्यम, वाक् इति शब्देन रघुवंश महाकाव्यम। तो अस्ति इति शब्देन, इस शब्द, हाँ, तब उन्होंने शब्द के अनुसार कुमार संभवम, कुमार संभव, ये कश्चित, इस शब्द के द्वारा ये उन्होंने कहा था कश्चित, तो कश्चित पर उन्होंने क्या किया? कुमार संभव की रचना की। तो इति शब्देन मेघदूत खंड काव्यम, और इस पर उन्होंने मेघदूत खंड काव्य की रचना की। वाक इति शब्देन, उन्होंने कहा वाग विशेषा, तो वाक इति शब्देन, वाक शब्द के लिए उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की। अर्थात उन्होंने जो कहा था कि वाग विशेषता, वाणी की विशेषता बताई, तो उनके कहने पर क्या हुआ? अस्ति इति शब्देन से कुमार संभव, कश्चित इस शब्द से मेघदूत खंड काव्य की रचना की, वाक इति शब्द से रघुवंश महाकाव्य की रचना की। अर्थात उनके एक एक शब्द के द्वारा उन्होंने 3 रचनाएं की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार इतना सुन लीजिए। आंग्ल देशवासना, अंग्रेजी देशवासी उन्हें दूसरा शेक्सपियर कहते हैं। जर्मनी देश के वासी तो उन्हें विश्व कवि कहते हैं। कहते हैं कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। उनका विवाह किन्हीं पंडितों के द्वारा परम विदुष्या, महान ज्ञानी विद्योत्मा के साथ कराया था। अर्थात किसने कराया था? पंडितों ने। तो कालिदासा अचिंत्यत, कालिदास ने सोचा, मम पत्नी विदुषी मूर्खास्या, मेरी पत्नी तो विद्वान है और मैं मूर्ख हूँ। इति विचार स्वगृहात् बहिर्गच्छत्, ऐसा सोचकर वो अपने घर से बाहर चले गए। सा वाराणसी अगच्छत्, वह बनारस गए।
तत्र सा महाकाल्या प्रसादेन विद्युषां च संगेन अल्पेनैव कालेन महान विद्वान। वहाँ वह महाकाली की कृपा से, काली माता की कृपा से और विद्वानों के संग के कारण थोड़े ही समय में महान विद्वान हुए। तथा सा स्वगृह प्रत्यय, वहाँ से वह अपने घर लौटे, अर्थात जब विद्वान बन गए, उन्होंने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली, तब वो वहाँ से अपने घर लौटे। गृहस्थ द्वारो स्थिता पत्नी अवदत, घर के दरवाजे पर बैठी हुई पत्नी ने उनसे कहा, यानी घर द्वारे स्थिता पत्नी अवदत, घर के दरवाजे पर बैठी हुई पत्नी से उन्होंने कहा, क्या कहा? अनावृतम कपाटम द्वारे देहि इति श्रुत्वा विद्युत्मा उक्तवती। बंद किवाड़ों को आप खोलिए, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी कि इन किवाड़ों को खोलिए और मैं जाती हूँ, अर्थात मेरे जो कपट के किवाड़ थे वो खुल चुके हैं, अर्थात मैं अब मूर्ख नहीं रहा। तो इति श्रुत्वा विद्युत्मा उक्तवती, यह सुनकर विद्युत्मा बोली, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषा, और क्या कोई वाणी की विशेषता है, तुम कोई रचना कर सकते हो? तो तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर, कालिदास एक एक पदेन तीर्ण काव्यानि रचितवान्, तो उन्होंने एक एक शब्द के लिए 3 काव्यों की रचना की, एक एक शब्द के लिए 3 काव्यों की रचना की। अस्ति इति शब्देन कुमार संभवम, कश्चित् इति शब्देन मेघदूतम खंड काव्यम, इति शब्देन रघुवंश महाकाव्यम अर्च्यते। तो उनके एक एक शब्द के अनुसार अस्ति इति शब्द के द्वारा उन्होंने कुमार संभव की रचना की। 3 शब्द कहा था, अस्ति कश्चित् वाग विशेषता, तो अस्ति के लिए उन्होंने कौन से किए? अस्ति इति शब्देन कुमार संभवम, अस्ति शब्द के लिए उन्होंने कुमार संभव की रचना की। कश्चित् शब्द के लिए, इस शब्द के द्वारा उन्होंने मेघदूत खंड काव्य की रचना की। और वाक यानी वाग विशेषा, तो वाक इति शब्द के द्वारा उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की, यानी वाग इति शब्द के द्वारा उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की। ततः कालिदास ऋतु संहारम नामम गीत काव्यम मालविकाग्निमित्रम विक्रमो उर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेती नाटक त्रय रचितवान्। इसके पश्चात कालिदास ने ऋतु संहार नाम का गीत काव्य, यानी जो गीत काव्य है उनका, गेय काव्य है, उसका नाम है ऋतु संहार। तो तथा कालिदासा ऋतु संहारम नाम गीत काव्यम, तब कालिदास ने ऋतु संहार नाम का गीत काव्य लिखा। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो उर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेती नाटक त्रयम रचना। तो देखिए, कालिदास ने ऋतु संहार नाम का गीत काव्य लिखा, इसके 50 नाटक लिखे हैं। वो कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, ये है पहला, मालविकाग्निमित्रम ये नाटक है। विक्रमो उर्वशीयम, विक्रमो उर्वशीयम ये दूसरा नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल, इस प्रकार के 3 नाटकों की रचना की है। अब उनके नाटक कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार 3 नाटकों की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम तु संस्कृत साहित्य सर्वोत्तमा कृतिरस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल तो संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है या सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी अभिज्ञान शाकुंतल को संस्कृत साहित्य की सबसे श्रेष्ठ रचना माना गया है। यानी इसमें शकुंतला का वर्णन है और उसी से भरत पुत्र हुए हैं। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो अभिज्ञान शाकुंतल संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कालिदासस्य साहित्यस्य भाषा सरला सरसा सुमधुरा प्रसाद गुण संपन्ना चास्ति। कालिदासस्य माने कालिदास की
भाषा माने भाषा, साहित्य माने साहित्य, सरला माने बहुत, सरसा सुमधुर माने मधुर, प्रसाद गुण संपन्न। कालिदास की साहित्यिक भाषा सरल, मधुर और प्रसाद गुण से संपन्न है। कालिदास की साहित्यिक भाषा सरल, मधुर और प्रसाद गुण से संपन्न है। अस्य काव्येषु उपमा अलंकार तु बाहुल्यम वर्तते। अस्य काव्येषु माने इनके काव्यों में उपमा अलंकार की बाहुल्यम वर्तते, अधिकता है। इनके काव्यों में उपमा अलंकार की अधिकता है, अर्थात इन्होंने जो अपना काव्य लिखा है उसमें सबसे पहले या सबसे ज़्यादा उपमा अलंकार की तुलना की है, जिसमें खासकर अभिज्ञान शाकुंतलम में। अस्य प्रकृतम चित्रम तु अतीव रम्यम। अस्य माने इनका, प्रकृति चित्र माने प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य, तो अतीव रम्यम बहुत सुंदर। प्राकृतिक दृश्य की रचना करने का ढंग इनका बहुत ही सुंदर है, अर्थात इन्होंने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन ऐसे किया जैसे साक्षात उनके सामने बैठे हुए। अस्य महाकवि विषय कथितम। इन महाकवि के विषय में कहा गया है, तो ये फिर आप देख लीजिए यहाँ से। ततः कालिदास ऋतु संहार नाम गीत काव्यम मालविकाग्निमित्रम विक्रमो उर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेती नाटक त्रय रचितवान। तब कालिदास ने ऋतु संहार नाम का गीत काव्य, जो गेय पदों में है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतल, इस प्रकार ये 3 नाटक लिखे। कालिदास ने एक गीत काव्य लिखा है जिसका नाम है ऋतु संहार, और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतल, ये 3 नाटकों की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो संस्कृत साहित्य से सर्वोत्तमा कृति। अभिज्ञान शाकुंतल तो संस्कृत साहित्य की सबसे श्रेष्ठ रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल तो संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम रचना है। कालिदासस्य साहित्यस्य भाषा सरला सुमधुरा प्रसाद गुण संपन्ना। कालिदास की साहित्यिक भाषा सरल, मधुर और प्रसाद गुण से संपन्न है। कालिदास की साहित्यिक भाषा सरल, मधुर और प्रसाद गुण से संपन्न है। अस्य काव्येषु उपमा अलंकारस्य तु बाहुल्यम वर्तते। अस्य काव्येषु, इनके काव्य में उपमा अलंकार की बाहुल्य माने अधिकता, वर्तते माने है। इनके काव्यों में उपमा अलंकार की अधिकता है, अर्थात इन्होंने अपने काव्यों में उपमा अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया है। यानी सबसे ज़्यादा उपमा अलंकार इन्होंने एक दूसरे की उपमा दी है, तो अपने किसका उपमा अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने काव्यों में किया है। अस्य प्रकृति चित्रणम तु अतीव रम्य। अस्य माने इनका, प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण, तो अतीव रम्यम, बहुत ही सुंदर है। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करना इनका बहुत ही सुंदर है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे उसके समक्ष बैठकर ये लिख रहे हों। अष्ट महाकवि विषय कथितम। इन महाकवि के विषय में कहा है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठ कालिदास। प्राचीन काल के कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठ का अधिष्ठ कालिदास कनिष्ठ का यानी छोटी उंगली के बराबर हैं। देखिए सबसे छोटी उंगली ये है, तो अद्यापि तत्तुल्यम, आज भी तत्तुल्यम उनके समान, कबीरा भाव वद अनाम का सार्थवर्ती, उनके समान कोई कभी नहीं हुआ, अर्थात कवियों का अभाव है, उनके समान कोई भी कवि नहीं हुआ। तो अनामिका सार्थवती बहु, तो वो छोटी उंगली ही उनके लिए सार्थक हो गई, अर्थात उस उंगली से बड़ा कोई कवि हुआ ही नहीं,
इसलिए वही छोटी उंगली श्रेष्ठ मानेंगे। फिर से सुन लीजिए श्लोकार। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठ का कार्य। प्राचीन काल के कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास को छोटी उंगली के समान माना गया है। अद्यापि तत्तुल्यमेव, आज भी तत्तुल्य कबीराव अभावा, आज भी उनके समान कोई कवि नहीं हुआ, अर्थात कवियों का अभाव है, उनसे श्रेष्ठ कोई कवि नहीं हुआ। तो अनामिका सार्थवती बहु, वो छोटी उंगली ही उनके लिए सार्थक हो गई, अर्थात जब वो छोटी उंगली के बराबर थे तो उसके समान कोई कवि नहीं हुआ, तो वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए। तो अभी आपने महाकवि कालिदास के बारे में सुना, कि प्रश्नोत्तर हम बाद में भेजेंगे, पहले कम से कम पाठ अच्छी तरह से दें। धन्यवाद।